बांझ 14 साल की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय सभी की लड़कियां 13-14 वर्ष में ही ब्याह दी जाती थी। शादी का मतलब ही पता नहीं होता था। बस ये सोचकर खुश होते थे कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ ने बस जो थोड़ा सा घर का काम का सिखाया था वही आता था। शादी का दिन आया और बस साथ ही साथ रस्मों के बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गए। इतना आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। सासू माँ की आवाज़ आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज लग रही थी। मैं थोड़ी डर गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में ख़त्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने कर जगाया था कि चलो रसोई बनाने का रस्म है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सब ने तारीफ की पर सासू माँ ने कमी निकाल दी। साथ ही साथ हिदायत भी दी कि अब बचपन छोड़कर कुछ काम का सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था क्योंकि वह तब पढ़ाई कर रहे थे। खैर रवि भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई अपनी सास और ससुर के साथ। बीच बीच में रवि चिट्ठी लिखते थे पर पहले सासू माँ पढ़ती थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का मेरा साथी था आम का पेड़। हाँ, वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा था। आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना हुआ था, पर वह पेड़ फल नहीं देता था और मुझे ना जाने ऐसे क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। अब काम से छुट्टी होकर कुछ फुर्सत के पल मिलते थे तो मैं वहीं जाकर बैठती थी। उसको देखते ही मैं अपनी सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 16 की हो गई। रवि को भी पढ़ाई पूरी हो गई थी। आज रवि घर आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारी में लगी हुई थी। खुद ही रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी। मुझे अब अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ पूरी स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लाल दिखाई दे रहा था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सासू माँ ने कहा था कि जा अपनी नज़र उतरवा ले, रवि आ गए हैं। हवेली की हलचल से पता चल गया था मुझे। खाने पीने से छुट्टी होकर सब आराम करने चले गए। रवि भी कमरे में आ गए थे और रवि ने मुझे तोहफा दिया, एक सुंदर लाल साड़ी। और मेरे लिए तो रवि का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा थी। हमने ढेर सारी बातें की जिनमें कुछ शिकायतें थीं, कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। रवि और मैं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार है। रवि मुझे तुरंत लेकर रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोक रखा था, और फिर मुझे रवि के हवाले करके इस दुनिया से चले गए। भीगी आंखों से अपने पिताजी को विदा किया। मेरा सब कुछ रवि और उसका परिवार ही था। समय गुजरता गया और रवि ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली और वह सरकारी वकील कहलाने लगे थे। पर भगवान ने मुझे अभी तक संतान का सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में बोलती थी। रवि ने धीरे धीरे अपना काम खड़ा कर लिया। बहुत बिजी रहते थे वो अपने कामों में, और सासू माँ मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती थी। धीरे धीरे सारा गांव में यह बात फैल गई कि हवेली की बहू है जिसे बच्चा नहीं होता। यह सब कुछ कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंखों से दिल हल्का करती थी। रवि मुझे दिलासा देते थे और इन लोगों का व्यवहार अंदर अंदर मुझे खोखला कर रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 16 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी। फिर माँ के मरने के बाद ठीक से लालन पालन भी मेरा नहीं हुआ था। एक दिन रवि जब दोपहर के खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना ही दिया कि हम रवि की दूसरी शादी करेंगे। इतना बड़ा धोखा रवि कैसे दे सकते हो मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। रवि, कुछ बात करनी है आपसे, मैं थक गया हूँ। ज्योति, मुझे सोने दो। रवि, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? ज्योति, मैंने कहा ना, सोने दो मुझे, थक गया हूँ मैं। तुम सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते परेशान हो गया हूँ मैं। उधर माँ और इधर तुम, मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है सबने। मन करता है आत्महत्या कर लूँ। नहीं रवि, ऐसा मत कहिए। ज्योति ने रवि के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आपके अलावा कौन है मेरा इस दुनिया में?
ज्योति करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही और जब सुबह उठी एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद रवि ने भी मन बना ही लिया है, उन्होंने मन ही मन स्वीकृति दे ही दी है दूसरी शादी के लिए। पर उसे यह कहाँ मालूम था उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के अंदर ही रवि की दूसरी शादी पलक से हो गई। पलक रवि की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी थी। ज्योति अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले, आज से पलक इस कमरे में रहेगी रवि के साथ। सासू माँ ने कहा, कैसे छोड़ दूँ? नहीं, यह मेरा कमरा है, जिसे जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया, जो ब्याह कर इस घर में लाया था वही मेरा नहीं है, तो यह कमरा कैसे मेरा हो सकता है? ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और कपड़े लेकर मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और आम के पेड़ को निहारने लगी। या कुछ और, आज मेरी हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है, अकेला बेसहारा। जैसे अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है, क्या मेरी जिंदगी इसकी तरह मजबूत रहेंगे या कमजोर लता की तरह मुरझा जाएंगे और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं मजबूत रहूंगी। बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला, हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त रखा। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही साथ उस आम के पेड़ की खास देखभाल करती थी। पलक एक सुलझी हुई लड़की थी, जो जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती। रवि पहले से ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। पलक के दिन खुशी से गुजर रहे थे और मेरे दिन बस गुजर रहे थे। और देखते देखते वह दिन भी आ गया जब पलक ने खुशखबरी सुना दी कि वह माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में तो मिठाइयाँ बांटी जाने लगी। मैं भी बहुत खुश थी। चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान भी आएगा। पलक बहुत कमजोर थी और उम्र भी 16 साल। उसे बहुत तकलीफ होती थी। सासू माँ ने आदेश दिया कि पलक की खास सेवा की जाए, जिससे उसकी कमजोरी दूर हो सके। 9 महीने उसे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा कि उसको शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर पर हुए हैं और रवि की वही पुरानी आदत, अपनी माँ के खिलाफ वह जा नहीं सकते थे। एक दिन पलक की तबीयत बहुत खराब होने लगी। उसकी सांस फूल रही थी। घबराकर मैंने गांव के वैद्य जी को बुलाया भेजा। वैद्य जी ने आकर कुछ दवाइयाँ दी और खून की कमी भी बताए। और जब मैंने रवि को यह सब बताया तो सासू माँ ने मुझे पलक से दूर रहने का आदेश दे दिया, ये कहकर कि एक बांझ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए पलक पर। मुझे पलक से दूर कर दिया गया और फिर से अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी थी। अंदर ही अंदर टूट गई थी कि कहीं सचमुच मेरी वजह से कुछ ना हो। वह दिन नजदीक आ गया और पलक ने एक बेटी को जन्म दिया। हम सभी का खुशी का ठिकाना नहीं था। बाहर आकर दाई ने बताया कि हम पलक को बचा नहीं पाए। बेटी का जन्म देते ही उसका देहांत हो गया। सासू माँ ने कहा, हाय, मैं बेटे का मुंह नहीं देख पाई, अब इस घर का वंश कैसे चलेगा। सासू माँ का विलाप सारी हवेली में गूंज रहा था। उस छोटी दूध मुँहे बच्चे को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। ऐसा लगता था जैसे वह मैं हूँ। मैंने उसे कलेजे में लगा कर रखा। जिनकी माँ नहीं होती वह बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं। शायद जरा भी परेशान नहीं करती थी वह मुझे, बस दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का वही राग चलता रहता, लड़कियों से वंश नहीं चलता है। पर अब शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। रवि अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से जाते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया को खिलाते। मुझे भी रवि को खुश देखकर अच्छा लगता था। साल बीत चुका था, पलक को गए हुए और गुड़िया को आए हुए। आज पलक की बरसी है। हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई है मैंने। पंडित जी के आते ही सासू माँ ने प्रश्न किया, क्या मैं जीते जी पोते का मुंह देख पाऊंगी? और पंडित जी ने उसके लिए कुछ ग्रह शांति के उपाय बताए। पंडित जी की हवन कराने मेरी कोठी के पास गए।
और पंडित जी को भी दिखाया। फिर देखते ही उनका मुंह बन गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, इसी मनहूस पेड़ की वजह से हमारे घर में बेटा नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इसे कटवा दो। और सासू माँ ने तुरंत नौकरों का बुलावा बुला लिया कि आज इस पेड़ को काट ही डालो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं। वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आगे बढ़ने लगे। मैं फुर्ती से भागकर उस पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, और वो लोग नहीं मान रहे थे। मैं रोती जा रही थी, बस किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींचकर धक्का दिया। वह मेरा सिर पत्थर से टकरा गया। सिर से खून धारा निकल रही थी। यह देखकर रवि से रहा नहीं गया और उन्होंने सबको वहां से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मरहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश आया। डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थी और रवि को कुछ समझा रही थी। सासू माँ भी वही थी और उनके चेहरे से पता चल रहा था उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? रवि ने पूछा। हाँ, अब ले जा सकते हैं। ख्याल रखिएगा अब ऐसा दोबारा ना हो। ऐसी हालत में ऐसे गिरना ठीक नहीं होता है। ऐसी हालत डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? रवि ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। अरे आप लोगों को नहीं पता क्या? अब यह माँ बनने वाली है, तो इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। यह सुनकर बस सब एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना सासू माँ ने कहा, मुझे माफ कर दो, और मैं मुस्कुराकर उससे निपट गई जैसे अपनी माँ से लिपटी हूँ। पूरे 9 महीने मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का। आज मेरी डिलीवरी होनी थी। सासू माँ समय से मुझे अस्पताल ले गई ताकि जो गलती उन्होंने पलक के समय की थी वह अब ना हो। बधाई हो, आपको पोता हुआ है। सासू माँ को खबर सुनाई। सासू माँ ने हाथ में अंगूठी निकालकर नर्स को दे दी। वह खुश थी, पर इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, इस बात से कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी। हमारा परिवार पूरा हो गया था। बेटा बेटी के आने से कहीं एक खुशी और भी पनप रही थी। आम के पेड़ में फल आ रहे थे। हम इंसान जल्दी चिंता करने लगते हैं। हर चीज का एक समय होता है। शरीर हो या पेड़, कुपोषित होने पर दोनों फल नहीं देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कम उम्र में शादी देना और फिर उससे बच्चों की उम्मीद करना सही है या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत